मॉर्निंग बच्चों। बाकी हम इस लेसन का पहले लेसन का अभी हम सीखेंगे आखिरी टॉपिक वाष्पीकरण। हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, ठोस, द्रव्य, गैस। फिर कणों की लाक्षणिकता सीखी। फिर हमने सीखा कि पदार्थ की अवस्थाओं के लक्षण, ठोस, द्रव्य, गैस के लक्षण, ये सब हमने सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन किस तरह से ला सकते हैं, तापमान बढ़ाकर और दाब बढ़ाकर। उसके बाद हमने सीखा गलना, क्वथना, उद्रवपतन, ये सारी घटनाएं सीख ली। अभी हम सीखेंगे वाष्पीकरण की प्रक्रिया। अब देखो कितनी हमको गर्मी हो रही है। गर्मी होती है तो हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है कि नहीं निकलता? तो ये भी प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक तरह की वाष्पीकरण की प्रक्रिया। आखिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती क्या है? जब आप जैसे देखो कोई भी द्रव्य को गर्म करते हो, गर्म करने के बाद द्रव्य किस में बदल जाता है? कौन सा? गैस में बदलता है। गैस में बदलता है मतलब क्या हुआ? उसने कौन सा रूप ले लिया? वाष्प का रूप ले लिया। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्प का रूप लेना यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया। लेकिन अगर मुझे उसे परिभाषा में लिखना है तो कैसे कहूंगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया यह सतह पर, द्रव्य सतह पर, कौन सी सतह पर? द्रव्य सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। कोई भी पानी है, केरोसिन है, तेल है, ठीक है, ये द्रव्य की सतह पर, ऊपरी सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। और यह द्रव्य सतह पदार्थों में से सतह के क्वथनांक से भी नीचे। अब जरूरी नहीं है कि क्वथनांक आए 100 डिग्री आए तो ही यह प्रक्रिया होगी। 100 डिग्री से अगर नीचे भी होता है तो भी ये प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया बच्चों? वाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो आप कहोगे कि ये प्रक्रिया द्रव्य पदार्थ में सतह के ऊपर की प्रक्रिया है और सतह के ऊपर की प्रक्रिया द्रव्य पदार्थों में से क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर द्रव्य में वाष्प बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। अब आप जानते हो ये कौन सी सीजन चल रही है? बारिश का सीजन चल रहा है। तो समुद्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया। अब आप बच्चों एक बात बताओ, आपके पास बारिश जो आती है, समुद्र का पानी तो कैसा होता है? नमकीन होता है। लेकिन क्या बारिश का पानी नमकीन होता है क्या बच्चों? नहीं होता है। वह पानी नमकीन क्यों नहीं होता? क्योंकि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो सतह के ऊपर ही होती है और सतह के ऊपर सिर्फ पानी आया होता है और जो नमक होता है वो नीचे आया होता है। तो वाष्पीकरण सिर्फ यानी वाष्प में बदलना, किसका वाष्प में बदलना? पानी का, द्रव्य का, क्वथनांक के भी नीचे का जो तापमान है। तो जब वो पानी में बदलता है, पानी कहाँ गया? ऊपर गया, बादल बने, ठीक है। तो ये जब बादल बनते हैं तो उनके साथ नमक ऊपर नहीं जाता, नमक का वाष्पीकरण नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो आपका फिर से वापस जो पानी आ रहा है वो पानी संघनन की प्रक्रिया के द्वारा फिर से बारिश के रूप में आपके पास आ रहा है, वो पानी नमकीन नहीं होता। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की प्रक्रिया। अभी है वाष्पीकरण की प्रक्रिया तो हो रही है, पर उसके ऊपर कौन से परिबल असर करते हैं? तो उसमें जो सबसे पहला परिबल असर करता है वह है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल का मतलब अगर कोई चीज ज्यादा चौड़ी होगी, ज्यादा एरिया ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा? वो मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताती हूँ। मान लो आप सुबह उठ के क्या पीते हो? चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, कुछ भी पीते हो, ठीक है। तो किस में पीते हो? कप में पीते हो। तो कप का जो क्षेत्रफल है वो कम है, तो चाय क्या रहती है? गर्म रहती है। गर्म रहती है कि नहीं रहती है? और अगर मुझे कहीं जल्दी है जाने की, मुझे जल्दी जल्दी स्कूल जाना है लेकिन मैं पी नहीं पा रही हूँ, तो उसको मैं जल्दी से क्या करती हूँ? प्लेट में डाल देती हूँ। तो प्लेट में डालने से उसका प्लेट का क्षेत्रफल कप की अपेक्षा कम है कि ज़्यादा? तो ज़्यादा। तो ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हो जाएगी? चाय क्या हो जाएगी? जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल बढ़ा। अगर क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल्दी जल्दी होती है। और यही चीज़ अगर मैं कप में पी रही थी तो कप में क्या था? क्षेत्रफल कम था। कम क्षेत्रफल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। इसलिए हर एक का
कोई जल्दी जल्दी पीना चाहता है तो प्लेट में पी लो, क्यों प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने से चाय जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है किसके ऊपर आधार करती है, कौन सा परिबल, सतह का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज़्यादा वाष्पीकरण ज़्यादा, क्षेत्रफल कम वाष्पीकरण कम। अब दूसरा है असर तापमान। अब तापमान का भी बहुत असर होता है। अगर कोई चीज़ को आपने गर्म किया, बहुत देर तक गर्म किया, वो जल्दी से वाष्प में बदल जाएगी, और ठंडा करके धीरे धीरे धूप में अगर रखो उसी चीज़ को तो धीरे धीरे गर्म होगी। इसी तरह से हम उदाहरण ले लेते हैं, एक गिलास है पानी का, जो मैंने समझो मान लिया सर्दी की ऋतु में गिलास पानी को गर्म बाहर रख दिया धूप में, और दूसरा गिलास गर्मी की ऋतु में रखा। तो गर्मी की ऋतु में टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि कम, ज़्यादा होता है, और सर्दी की ऋतु में टेम्परेचर कम होता है। तो ज़्यादा तापमान मिलने की वजह से वो बाल्टी या वो ग्लास का पानी जल्दी से गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, ठीक है। लेकिन उसी जगह अगर सर्दी में वो ग्लास रखा है, तापमान मतलब धूप में रखा है, लेकिन वो धीरे धीरे वाष्पीकरण उसका स्लो होता है। वाष्पीकरण होने से पानी कम हो जाएगा कि ज़्यादा, कम होता जाएगा। तो इसके ऊपर असर करने वाले मैंने दो परिबल के बारे में बताया। पहले बताया सतह का क्षेत्रफल, अगर सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, तेज़ी से होगा। अब आप जानते हो समुद्र का पानी, उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से क्यों होती है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल तो उतनी वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी तेज़ी से, और दूसरा जितना तापमान ज़्यादा उतनी वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी तेज़ी से, जितना तापमान कम वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम। अब ऐसे ही आपके घरों में जो कपड़े हैं वो गर्मी की सीज़न में जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन ठंडी की सीज़न में जल्दी सूखते नहीं हैं, तापमान की वजह से, सूर्य की वजह से, सूर्य के ताप की वजह से। अब तीसरा है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। अगर कोई चीज़ नमी वाली होती है, यानी ऑलरेडी उसके अंदर पानी है, पानी पहले से ही है, तो वो चीज़ क्या होगा, उसमें से वाष्पीकरण की प्रक्रिया यानी वाष्प बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। तो जितनी नमी ज़्यादा उतना वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमे धीमे होती है, और जितनी नमी कम तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से होती है। अब जैसे मान लो आपके पास एक लकड़ा है, एक सूखा है, एक गीला है। अब दोनों को अगर आपने चूल्हे पे रखा, नीचे रखा, तो कौन से में जल्दी जल्दी चूल्हा गर्म हो जाएगा, किस में खाना जल्दी बनेगा, जो सूखी हुई लकड़ियाँ होती हैं। तो सूखी हुई लकड़ियों में नमी की मात्रा कम होती है, तो जल्दी से वाष्प बन जाएगी। लेकिन नमी वाली लकड़ी में नमी की जो गीली होगी उसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसको गर्म होने में टाइम लगेगा, इसलिए खाना भी देरी से पकेगा। और लास्ट जो टॉपिक है वो है वायु की गति। अगर वायु की गति ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी तेज़ी से होगी। अब वायु की गति का मतलब कैसे देखो, जैसे हवा बहुत चल रही है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया, यानी वाष्पीकरण का मतलब यही होता है सूखना, पानी का निकलना, पानी का गैस में परिवर्तित होना। जैसे आपकी मम्मी ने कपड़े सुखा के रखे हैं, तो हवा तेज़ी से चल रही है तो कुछ ही देर में आपके कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन अगर हवा और तापमान भी कम है तो आपके कपड़े सूखेंगे भी कम। तो वायु की गति अगर ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा, वायु की गति कम तो वाष्पीकरण कम। अब इसके बाद बाकी मैं आपको आखिरी टॉपिक बता रही हूँ, वो टॉपिक है वाष्पीकरण की शीतलता। वाष्पीकरण की शीतलता का मतलब होता क्या है, पहले हम समझ लें। द्रव्य के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। जो भी हमारे पास कोई जो भी द्रव्य है, वो द्रव्य क्या करता है, आसपास की जो भी गर्मी है, ऊर्जा है, उसको क्या करता है, शोषित करता है। तो ऊर्जा शोषित करने से वातावरण में ऊर्जा की हानि होती है, मतलब गर्माइश कम हो जाती है, और वातावरण कैसा बन जाता है, शीतल, ठंडा बन जाता है। कैसा बन जाता है बच्चों, ठंडा बन जाता है। एक बार फिर से ये परिभाषा समझ लो कि जो द्रव्य के कण हैं आसपास से ऊर्जा शोषित करते हैं, आसपास की जो गर्मी है उसको अवशोषित करते हैं। इसकी वजह से गर्मी का प्रमाण कम हो जाता है और वातावरण कैसा हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो उसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। समझो आपकी हथेली पर आप परफ्यूम ले रहे हो, परफ्यूम अगर जब आप देखोगे थोड़ा लिक्विड रूप होता है, ठीक है, लेकिन जब आपके हथेली पे आता है तो वो थोड़ा गैसीय में बदल जाता है। तो वो क्या करता है, द्रव्य हवा के साथ मिलता है, वाष्प बनता है, और फिर वो जो आसपास की आपके हथेली पर भी जो गर्मी थी
उसको शोषित कर लिया और ठंडक उत्पन्न करता है। ठीक उसी ही तरह से नेल पॉलिश का जो रिमूवर है वो भी इसी तरह से काम करता है। और अगर एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे आपका पास तवा है, तवा बहुत गर्म है, तो पहले क्या था, वातावरण कैसा था, गर्म था, लेकिन अभी आपने उसके ऊपर पानी की बूंदें डाल दी। आप देखोगे पानी की बूंदें डलते ही वो जल्दी से धुआं निकलने लगता है, वो वाष्प बनने लगता है और तवा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आप डोसा बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बनाते हो ना, तो डोसे के लिए न तो तापमान ज़्यादा भी चाहिए न कम चाहिए, तो हम एक डोसा बना लेते हैं। डोसा बनाने के बाद निकल गया, लेकिन उस समय फिर से हम गैस गर्म होती है, जब तक डाले गर्म होता है, तो हम क्या करते हैं, फिर से पानी डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं। पानी डालने की वजह से वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण की वजह से फिर वो क्या करते हैं, जो द्रव्य के कण हैं वो तवे की जो गर्मी है उसको शोषित कर लेते हैं। तवे की गर्मी को शोषित करने की वजह से क्या होता है, तवा ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, और तवा शीतल होने की वजह से हम फिर से उसको पोंछ के दूसरा डोसा बना सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके घरों में मटका है, मिट्टी का घड़ा, उसमें भी यही होता है। तो आज मैंने आपको लगभग तो ये लेसन पूरा करा दिया। एक और मैं आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि केल्विन को सी में बदलो, सेल्सियस में बदलो, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो, ठीक है। अब वो कैसे बदलेंगे, अब आपको मैंने पहले भी बताया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन। कितने केल्विन होते हैं, 273। तो आपका जो किताब है उसमें पहला प्रश्न यही दिया हुआ है कि 300 केल्विन को सी में बदलो, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, के को किस में बदलना है, सी में बदलना है। तो एक केल्विन 273 केल्विन कितने के बराबर होता है, 0 डिग्री। तो अगर मुझे के को सी में बदलना है तो मुझे इसमें से 273 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे मिलेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसकी जगह मैं उल्टा करूँ, आपको एग्जाम में पूछा जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो। क्या किया, एक केल्विन में कितने होते हैं, 273। तो सी को के में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। क्यों प्लस करना पड़ता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होते हैं, 273। तो यहाँ पर कितने हो गए, 27, यानी 0 में 27 और जुड़ गए, तो इसलिए मुझे इधर प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करने की वजह से कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। फिर भी आप बार बार ये प्रश्न करते रहो, नहीं आएगा समझ में, मैं ये टॉपिक फिर से कर दूंगी। तो आज मैंने आपका पहला लेसन पूरा कर दिया और आप अपने किताब में देखो, प्रश्न पहले ही है, हमेशा एक कोड वर्ड याद रखना, सी को के में बदलना है तो प्लस, के को सी में बदलना है तो माइनस। प्लस क्या करेंगे, 273, माइनस क्या करेंगे, 273। तो ये बात बार बार हमेशा याद रखना, ठीक है। और आज जितना भी पढ़ा है किताब के पीछे के जो प्रश्न उत्तर हैं कॉपी में कर लेना और मुझे व्हाट्सएप में भेज देना। बाय बाय, टेक केयर।